गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम बीएस सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान विषय में हमारे प्रतिनिधि राजनीति विचारक बेंथम का अध्ययन कर रहे हैं। बेंथम के उपयोगितावाद तथा मिल के द्वारा जो भी उपयोगितावाद में संशोधन किया, इसके संबंध में हमने अध्ययन पिछली कक्षाओं में किया। आज हम बेंथम के कुछ अन्य विचार हैं, उनके बारे में आज कक्षा में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि बेंथम के राज्य की उत्पत्ति के संबंध में क्या विचार है, राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, इसके संबंध में अपने क्या विचार, अपना मत है वो रखते हैं। तो देखिए, बेंथम ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते सिद्धांत का उग्र विरोध किया। जबरदस्त तरीके से इस सामाजिक समझौते सिद्धांत का उन्होंने विरोध किया है। बेंथम कहते हैं कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ जो मनुष्य द्वारा राज्य के आदेशों और कानूनों का पालन करने के कारण कोई समझौता नहीं, वरन आधुनिक काल राज्य से प्राप्त होने वाला लाभ या उपयोगिता है। कहने के तात्पर्य स्पष्ट कर रहा हूं मैं। बेंथम ये स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि ऐसा कोई सामाजिक समझौता हुआ ही नहीं भूतकाल में, जिसकी हॉब्स लॉ रूसो बात करते हैं। ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ, ठीक है। मनुष्य द्वारा राज्य के आदेशों और कानूनों का पालन करने का कारण कोई समझौता नहीं। भाई हम कहते हैं कि मनुष्य ने क्या किया कि राज्य के आदेशों और कानून का पालन करने के लिए एक समझौता किया, तो बोले कि नहीं, ऐसा कोई समझौता नहीं, बल्कि आधुनिक काल में राज्य से जो भी प्राप्त होने वाला लाभ है, सभी मनुष्यों ने सोचा कि राज्य से हमें बहुत बड़ा लाभ है और इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। उपयोगिता के आधार पर ही उन्होंने ये सब किया है। इसलिए मैं नहीं मानता हूँ कुछ सामाजिक समझौता किया जिसकी कोई प्राकृतिक अवस्था थी, प्राकृतिक स्थान किसी प्रकार के प्राकृतिक कानून थे, ऐसा कुछ भी नहीं। इन सभी बातों का पूरी तरीके से वो खंडन करते हैं। इसलिए मैं नहीं मानता हूँ कि किसी प्रकार का कोई भविष्य में समझौता भी हुआ होगा। मैं तो यही की बात स्वीकार कर सकता हूँ कि मनुष्यों ने आपस में जिस प्रकार से आधुनिक युग या वर्तमान काल में जो भी उनको राज्य से लाभ प्राप्त हो रहे हैं, राज्य से जिस प्रकार से अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की जो बात की जाती है, उनको लगा कि राज्य हमारे लिए बेहतर है और राज्य से हम सभी लोगों के, हम मानव जीवन में अपना कल्याण कर सकते हैं और राज्य की उपयोगिता है, राज्य से बेहद लाभ है। इसलिए हमें राज्य की स्थापना करनी चाहिए, राज्य से हमें लाभ, इस स्थापना में हमें उपयोगिता है। तो इस बात को उन्होंने ध्यान रखते हुए उस बात का प्रतिपादन करते हैं। इसलिए बेंथम कहते हैं कि राज्य की आज्ञा का पालन मनुष्य इसलिए करते हैं कि ऐसा करना उनके लिए लाभदायक और उपयोगी है और आज्ञा पालन से संभावित दोष अविद्या के संभावित दोषों की अपेक्षा कम है। कहने के तात्पर्य, राज्य के दिए हुए आदेश और राज्य की जो भी निर्देश है उनका पालन करना या उनका पालन हम इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करना हमारे हित में, हमारे लिए लाभदायक है और हमारे लिए उपयोगी है। और आज्ञा पालन के संभावित दोष, अगर आज्ञा पालन के कुछ दोष भी होते हैं तो वो उसके अवज्ञा के जो भी दोष होते हैं उनकी अपेक्षा कम है, इसलिए हमारे लिए अच्छा है। तो हमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि बेंथम महोदय राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसका पूरा खंडन करते हैं। वो ये मानते हैं कि लोगों को लगता है, जनता को लगता है, मनुष्यों को लगता है कि राज्य का होना हमारे लिए हित की बात है, हमारे लिए उपयोगी है, अधिकतम लोगों के अधिकतम हित की बात है। इसलिए हम राज्य की आज्ञा का पालन करते हैं और राज्य के नियंत्रण में रहने को स्वीकार करते हैं। यह है उनकी राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विचार। अब दूसरी बात है प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकार के संबंध में क्या विचार रखते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकार का वो पूरा खंडन करते हैं। बेंथम ने प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकार को पूरी तरह से खंडन किया है। ये कहते हैं केवल उन्हीं अधिकारों के अस्तित्व को स्वीकार किया जा सकता है जिन्हें राजकीय संरक्षण प्राप्त है। अधिकारों को आध्यात्मिक विभ्रम और प्रमाद का गड़बड़ घोटाला इन्होंने कहा है। अब सोचो, आप बहुत ही अलग तरीके से इस बात को उन्होंने प्रतिपादित किया है। ये कहते हैं केवल उन्हीं अधिकारों के अस्तित्व को स्वीकार किया जा सकता है जिन्हें राजकीय संरक्षण प्राप्त है। हर अधिकार के हम अस्तित्व को स्वीकार कर ही नहीं सकते। अधिकार वही हो सकते हैं
जिन्हें केवल राज्य के संरक्षण राज्य के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। जिसका राज्य के द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं है तो उन ऐसे अधिकारों को हम या ऐसे अधिकारों के अस्तित्व को हम स्वीकार नहीं करेंगे या नहीं कर सकते। अधिकारों को आध्यात्मिक अब ये भी बात सोचो आप, वो अधिकारों के संबंध में क्या कहते हैं कि अधिकार एक प्रकार का आध्यात्मिक विभ्रम, मतलब जिस प्रकार से आध्यात्मिक भ्रम होता है हमको, क्योंकि कुछ लोग भगवान के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, कुछ नहीं होते हैं, आस्तिक नास्तिक दोनों प्रकार की प्रकृति के मनुष्य पाए जाते हैं। तो ये भ्रम पैदा होता है कि ये सही है या ये सही है, ये गलत है या वो गलत है। यहाँ एक प्रकार का प्रमाद यानी आलस्य, जड़, इससे संबंध एक प्रकार का एक गड़बड़ घोटाले की तरह से इन्होंने इस बात को अधिकार के संबंध में अपनी बात रखते हैं। इसलिए मैं ऐसे किसी अधिकार में स्वीकार नहीं कर सकता जो आप कहो कि नहीं ये तो हमारा प्राकृतिक कानून है या प्राकृतिक अधिकार है, ये तो हमें जन्म के साथ मिला हुआ है, इसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, इसका कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये हमारे जीवन के लिए स्वतंत्र स्वच्छंद तरीके से जीने को हमको प्रेरित करता है। मतलब ये नहीं, ये सब बकवास है। जिस प्रकार से अगर मैं आपको बात करूँ कि भगवान है भगवान नहीं है, आध्यात्मिक शक्ति, राजा के, ये सब मतलब जो भी बताई जाती है ईश्वर के अस्तित्व के बारे में, तो ये बताते हैं कि ये सब उस प्रकार का भ्रम है जो आपको एक पारलौकिक दुनिया के बारे में जो बातें की जाती हैं, क्या सत्य है क्या असत्य है, इसका अपन सही ढंग से सत्यता की जांच नहीं कर सकते ना। तो उसी प्रकार से अधिकार के संबंध में भी एक प्रकार का घोटाला है, गड़बड़ घोटाला है और कुछ नहीं है। इसलिए मैं तो यही मान सकता हूँ केवल वही अधिकार मैं स्वीकार करता हूँ जिनको राज्य के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। आई बात समझ में? ये कहते हैं प्राकृतिक अधिकार के संबंध में। ठीक है, दूसरा ये बात कहते हैं, बेंथम का ये विश्वास था, बेंथम की धारणा थी कि प्राकृतिक अधिकार की जो धारणा है वो क्रांति को जन्म देती है। किसको जन्म देती है? क्रांति को जन्म देती है। उनका कथन है कि युद्ध व तूफान पटने के लिए श्रेष्ठतम हो सकते हैं, परंतु सहन करने के लिए शांति और सुरक्षा ही श्रेष्ठतम है। युद्ध और तूफान पटने के लिए श्रेष्ठतम हो सकते हैं, परंतु सहन करने के लिए शांति और सुरक्षा ही श्रेष्ठतम है। ये बात किसकी ओर स्पष्ट करती है? अधिकारों के संबंध में स्पष्ट करती है। इसलिए अधिकार होने ही नहीं चाहिए क्योंकि ये क्रांति की ओर अग्रसर होते हैं। इसलिए प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकार का पूरी तरीके से वो खंडन करते हैं, पूरी तरह से उसको नकारते हैं और केवल उन्हीं अधिकारों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं जिनका केवल राज्य के द्वारा संरक्षण प्राप्त है, वो ही है। और तो केवल उन्होंने एक प्रकार का आध्यात्मिक विभ्रम और घोटाले की तरह उन्होंने स्पष्ट किया है। ठीक है, तो ये था प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकार के संबंध में अपने उनके विचार। अगला है स्वतंत्रता के संबंध में विचार। स्वतंत्रता के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, हमने बेंथम को पढ़ा, आपने पढ़ते पढ़ते कि भी आपने देखा होगा कि स्वतंत्रता के संबंध में वो क्या अपनी बात क्या रखते हैं। यहाँ पर वो स्वतंत्रता को महत्व नहीं देते, वो स्वतंत्रता को प्राथमिक कहीं पर स्वीकार नहीं करते हैं। स्वतंत्रता को वो द्वितीयक या गौण के रूप में स्पष्ट करते हैं। प्रमुख जो स्थान देते हैं वो देते हैं उपयोगितावाद। उपयोगितावाद अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख या अधिकतम लोगों का अधिकतम हित, इसकी बात करते हैं। तो देखिए, बेंथम पूरी तरह से कह सकते हैं उनके विचारों में स्वतंत्रता के प्रति कहीं पर भी उत्सुक नहीं है। स्वतंत्रता के प्रति बिल्कुल उत्सुक नहीं है, बिल्कुल अग्रसर नहीं है। उनका विचार ये था कि व्यक्ति सुरक्षा चाहते हैं, स्वतंत्रता नहीं। व्यक्ति अपने जीवन का, अपने जो भी भौतिक संसाधन हैं उनकी सुरक्षा सबसे पहले चाहते हैं, स्वतंत्रता की बात नहीं करते। वह स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व के नारे को भी बहुत भ्रामक मानते हैं। सुरक्षा जो कि स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कानून के माध्यम से स्थापित हो सकती है। जब आपकी सुरक्षा नहीं है तो स्वतंत्रता किस काम की? इसलिए स्वतंत्रता को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं, कहीं पर भी उसको प्रमुखता के स्थान नहीं देते हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी, सुरक्षा के संबंध में अपनी बातें रखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बेंथम स्वतंत्रता को कोई ज़्यादा औचित्य प्रदान नहीं करते, न ही उसके प्रति किसी प्रकार की उनके प्रति उत्सुकता और न ही उसके प्रति उत्सुक है।
आई बात समझ में? तो आपको ध्यान रखना इनके जो शिष्य हैं जेएस मिल, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि जेएस मिल के द्वारा जिस प्रकार से उपयुक्तवाद में संशोधन किया था, तो जेएस मिल क्या करते हैं, स्वतंत्रता पहले उपयुक्तवाद बाद में, बिल्कुल उलट दिया था। बेंथम के विचारों को पूरी तरह से उलट दिया था जेएस मिल ने। जेएस मिल ने प्राथमिक सबसे ज़्यादा किसको बल दिया है, लिबर्टी पर, स्वतंत्रता पर, और बाद में उपयोगितावाद पर। लेकिन यहाँ पर बेंथम महोदय स्वतंत्रता के प्रति बिल्कुल अग्रसर नहीं है, उसके समर्थक नहीं है। सबसे पहले वो बात देते हैं सुरक्षा उपयोगितावाद पर। इसलिए वेपर कहते हैं, राजनीति के हमारे आलोचक हैं, वो कहते हैं कि उपयोगितावादियों की योजना में स्वतंत्रता को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, उसका मापदंड केवल प्रसन्नता है और स्वतंत्रता इस मापदंड की दासी होनी चाहिए। राज्य का उद्देश्य अधिकतम प्रसन्नता है, अधिकतम स्वतंत्रता नहीं। बात समझ गए आप? बेंथम क्या कहते थे कि हम सब मनुष्य जगत या मानव जगत सुख और दुख, प्रसन्नता और पीड़ा नामक दो सार्वभौम शासक के अधीन रहते हैं। हम वही काम करना चाहते हैं जिससे हमें सुख की प्राप्ति होती है, प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, और हम उस काम करने से डरते हैं जिससे हमें दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए सुख और दुख हमारे यूनिवर्सल एक प्रकार के शासक हैं जो हमें प्रेरित करते हैं कि हमें क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए ये सब कैसे संभव हो सकता है राज्य में, और राज्य इस नैतिक मापदंड को लागू करे। इसलिए सबसे ज़्यादा उस बात पर बल देते हैं, प्रसन्नता अर्थात सुख पर। स्वतंत्रता उनके लिए महत्व नहीं रखता है। इसलिए सभी लोगों का और राज्य का ये उद्देश्य होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सुख की प्राप्ति हो, हमें स्वतंत्रता की जरूरत नहीं है। ऐसा कौन कहते हैं? बेंथम कहते हैं। स्पष्ट हो गया? अगला जो विचार है शासन व्यवस्था या शासन पद्धति के संबंध में बेंथम क्या अपना मत रखते हैं, तो देखिए बेंथम का विश्वास जनतंत्र अर्थात लोकतंत्र में था। आप देखेंगे कि बेंथम डेमोक्रेसी में विश्वास करते थे। क्यों? इसका एक रीजन है कि जनतंत्र ही अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का साधन बन सकता है। बात समझ में आई आपको? पूरा उपयोगितावाद का जो अपना दर्शन है वो इसी आधारित है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख कब मिल सकता है, जब जनतंत्र हो या लोकतंत्र हो। क्या ये अधिनायकवाद में संभव है? साम्यवाद में संभव है? पूंजीवाद उदारवाद में संभव है? केवल वो लोकतंत्र जिसमें लोगों के द्वारा ही इस राज्य में अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की परिकल्पना की जा सकती है और किसी में नहीं। इसलिए कहते हैं कि ये दुर्गुणी दुनिया गणतंत्रों से ढक दिए जाने पर ही ठीक हो सकती है, क्योंकि ये दुनिया है वो दुर्गुणी है, अच्छे गुण नहीं है। अगर इस दुर्गुणी दुनिया को सुधारना है तो एक ही तरीका है गणतंत्र, रिपब्लिक, जनतंत्र के माध्यम से ही इसको ढक दिया जाए। अगर अर्थात हर देश में गणतंत्र व्यवस्था स्थापित की जाए, लोकतंत्र स्थापित किया जाए, तो हम अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की जो परिकल्पना है, जो विश्वास है, उसको हम हासिल कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। आई बात समझ में? इसलिए अगर आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए, छोटे प्रश्न, क्योंकि ध्यान रखना ये इनके अन्य विचारों में छोटे विचार हैं, लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि इसके संबंध में कुछ भी पूछा जा सकता है परीक्षा की दृष्टि से। आपको हर एक विचार के अनुसार पूछा जाएगा इनके अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली कौन सी है। तो अगर आपको बेंथम का पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? बेंथम के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है लोकतंत्र। लोकतंत्र को क्यों स्वीकारा? आप ये भी प्रश्न आ सकता है कि बेंथम ने लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन क्यों कहा, तो आप क्या जवाब देंगे? तो आपका एक ही जवाब है इसमें, क्योंकि वो बेंथम ये विश्वास करते थे कि एकमात्र लोकतंत्र ही अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का साधन बन सकता है। ऐसा किसी भी अन्य शासन प्रणाली में दिखाई नहीं देता है। अधिनायकवाद में नहीं हो सकता, साम्यवाद में हो नहीं सकता। इसलिए राज्य को एक साधन के रूप में प्रयुक्त करके वो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की प्राप्ति प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, इसलिए वो खुद कहते हैं कि इस बुरे गुणों से संपन्न इस दुनिया को अगर ढकना है तो गणतंत्र से ही ढको, ताकि ये दुनिया सुधर जाए, दुनिया सद्गुणी हो जाए।
इस बात पर अपना सबसे ज़्यादा मत रखते हैं। इसलिए आपको ये भले छोटे छोटे टॉपिक हो, लेकिन आपको याद रखने बेहद जरूरी है, परीक्षा की दृष्टि से बेहद उपयोगी है। छोटे छोटे प्रश्न जो आते हैं उनके लिए 20 शब्दों के लिए 50 शब्दों के लिए महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं। इसलिए आपको अच्छे ढंग से इनको समझिए। ये थे इनके शासन के संबंध में विचार। देखिए, मैंने बैंथम के जो भी विचार बताए, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि बैंथम यहाँ पर राज्य की उत्पत्ति के संबंध में समझौतावादी सिद्धांत को बिल्कुल खंडन करते हैं, उसमें विश्वास नहीं करते हैं, उसका पूरा उग्र विरोध करते हैं। ठीक है, वो ये कहते हैं कि मनुष्य के द्वारा आधुनिक काल में राज्य से प्राप्त होने वाले लाभ को देखते हुए ही इस राज्य की स्थापना हुई है और कुछ नहीं। लोगों को लगा कि मुझे राज्य की आज्ञा पालन से लाभ है, अर्थात उसकी उपयोगिता है, और मेरे लिए बेहद उपयोगी है, क्योंकि इसकी आज्ञा पालन से जो भी दोष हैं उसकी अगर अवज्ञा अर्थात उसकी आज्ञा न पालन करने से जो भी दोष है उसकी अपेक्षा कम है, इसलिए मेरे लिए ये जरूरी है, इसलिए मैं इसमें स्वीकार करता हूँ। तो आप ध्यान रखेंगे कि सामाजिक समझौते का खंडन किया। फिर बाद में अपन देखते हैं कि प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकार की बात की। तो यहाँ पर भी आपको ये समझना है कि पूरी तरह से इनका भी खंडन करते हैं। बैंथम कहते हैं केवल उन्हीं अधिकारों को ही स्वीकार किया जा सकता है जिन्हें राजकीय संरक्षण अर्थात राज्य के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। शेष जो भी हैं अधिकारों की जो बात की जाती है, अधिकारों में जो ढिंढोरा पीटा जाता है, वे केवल एक प्रकार का आध्यात्मिक विभ्रम है, प्रमाद का गड़बड़ घोटाला है, इसके अलावा और कुछ नहीं कहते हैं। ठीक है, इसलिए उनका एक वेद कथन है, आपको कभी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है कि युद्ध और तूफान पड़ने के लिए श्रेष्ठतम हो सकते हैं, परंतु सहन करने के लिए शांति और सुरक्षा ही श्रेष्ठतम है, और ये केवल राज्य में संभव है, राज्य के द्वारा दिए गए अधिकारों में ही संभव है। ये आपको याद रखना है। फिर हमने उनके स्वतंत्रता के सामने विचार देखे, तो आपको मैंने स्पष्ट भी किया है, और आप भी समझ लीजिए कि स्वतंत्रता के प्रति बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है बैंथम। वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति की सुरक्षा, व्यक्ति के सुख की परिकल्पना करते हैं, स्वतंत्रता की बात का उल्लेख नहीं करते हैं। स्वतंत्रता को यहाँ पर इन्होंने गौण रखा है, प्राथमिकता दी है व्यक्ति के लिए सुरक्षा। इसलिए जो आपने देखा होगा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का जो नारा था फ्रांस की क्रांति का, वो इसको बहुत बड़ा भ्रामक मानते थे, बहुत बड़ा भ्रामक मानते थे, अर्थात एक प्रकार का पथ भ्रष्ट करने वाला, कंफ्यूज पैदा करने वाला एक विचार मानते थे। इसलिए इसमें वो बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। उनके लिए सुरक्षा स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, और वो कानून के माध्यम से स्थापित की जा सकती थी। इसलिए कानून के शासन, कानून सुधार के संबंध में, न्याय व्यवस्था के संबंध में, तथा अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात पर यकीन करने वाले विचारों में थे। स्वतंत्रता के प्रति वो बिल्कुल अग्रसर नहीं थे। ठीक है, और लास्ट में उन्होंने बताया था शासन पद्धति के संबंध में, तो आपको ध्यान रखना यहाँ पर वो किसी प्रकार के राजतंत्र, किसी प्रकार अधिनायकवाद, किसी प्रकार कुलीन तंत्र, किसी प्रकार के अल्पतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। उनका पूरा यकीन है वो केवल है लोकतंत्र में, जनतंत्र में, डेमोक्रेसी में। इसलिए ध्यान रखना कि उन्होंने अपने विचारों में सबसे ज़्यादा शासन पद्धति का जो भी अपना पक्ष धर रखा है वो है जनतंत्र, क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का साधन जनतंत्र ही बन सकता है, लोकतंत्र ही बन सकता है, जिसमें जनता सहभागी होकर अपने हित का या अपने सुख की परिकल्पना कर सकती है। ठीक है, तो ये इनके संबंध में हमने विचार को स्पष्ट किया और समझा।